हेलो एंड वेलकम टू प्रेपस्पॉट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है। जैसे आपको पता है हमने इससे पहले टोटल 9 लेक्चर्स किए हुए हैं, जिसमें हमने जो हमारी एमटीकेट के सिलेबस में इंग्लिश के पोर्शन में जो सब सेक्शन हमें गिवन था वो था विकेबलरी का। तो हमने आपसे पहले जो भी हमने 9 लेक्चर्स किए हुए उनमें हमने जो कॉम्प्रिहेंडिंग की विकेबलरी वाला सेक्शन था उसको हमने पूरा कवर कर लिया। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उसको सही से देखें, वो सारे लेक्चर्स सही से कवर करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सही से बिल्ड हो जाए। जब कॉन्सेप्ट सही बिल्ड होंगे तो आपसे फर्दर एक रिक्वेस्ट है कि आप उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट फर्दर एनहांस हो जाएं। जब आपके कॉन्सेप्ट सही एनहांस हो गए, जब आपने प्रैक्टिस की होगी, तो ऑब्वियसली उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन आएगा टेस्ट में तो आप उसको सही से सॉल्व कर सकेंगे ऑब्वियसली। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे एमटीके सिलेबस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर। ठीक है जी, तो जब भी हम ग्रामर शुरू करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन भी है और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। आपसे क्वेश्चन मैं बाद में करता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट पहले कि आप इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर के बगैर आप कोई भी लैंग्वेज सही से समझ नहीं सकते। और दूसरी बात यह कि ग्रामर से ही सवाल निकलते हैं, बहुत सारे सवाल। जैसे हमने कॉम्प्रिहेंडिंग की विकेबलरी किया, उसमें अगर आपके तकरीबन 2-3 सवाल निकलते हैं तो ग्रामर वाले सेक्शन से आप समझ लें कि तकरीबन 5 से 6 सवाल निकलेंगे। और आपको पता है कि एक एक सवाल कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मार्क कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ये चीज आपको पता है। अगर आपको एमटीकेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सीरियसली तैयारी करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है जी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड में जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसको भी सही से सॉल्व करें। ठीक है जी, हम और आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी तरीकेकार या कोई भी एक सेट ऑफ रूल्स है, अगर वो आप सीख लें तो आप किसी भी लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं। तो वो क्या होगी? ऑब्वियसली दैट्स ग्रामर। चलें, हमारे पास एक स्टेटमेंट, अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ लैंग्वेज विद अ जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिस्कवर हाउ नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड मोर कम टुगेदर टू क्रिएट द सेंटेंसेस वी यूज एवरी डे, whether you are crafting a story, delivering a speech, or simply trying to express yourself more clearly, mastering the parts of speech is your first step to becoming a more effective communicator. Let's dive in and explore the building blocks of English. चलें जी, हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है जी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सबसे पहले जब भी हमने ग्रामर पढ़ी है तो हमने शुरू किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि ग्रामर वगैरह क्या है, एक लैंग्वेज में आपके रूल्स हैं। ठीक है जी, और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज आपको देखें, दो इंसानों के बीच में जो बात करते हैं, बात करने का तरीका या हमारी जो बात दूसरे इंसान तक पहुंचा रही है, जो भी एक मीडियम है, दैट मीडियम इज लैंग्वेज। आपको ये समझ में आ रहा है? तो लैंग्वेज इनिशियली लैंग्वेज आपके लिए क्या है कि आपके एक स्पीच का एक मीडियम है, राइट? तो आप कोई भी बात कन्वे करते हैं तो आप एक मीडियम बनती है लैंग्वेज। तो जब आप कन्वे करेंगे तो क्या करेंगे? आप बोलेंगे, ठीक है, या लिखेंगे, या किसी सूरत में आप बात को पहुंचाएंगे। ये 2-3 सूरत होते हैं। एक हो गई, एक वर्बल कम्युनिकेशन होगी, दूसरी होगी रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है जी, तो जब वर्बल रिटन कम्युनिकेशन होती है उसमें क्या होता है, उसको हम कहते हैं वो स्पीच है, वो हो गई हमारी स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पहले क्लियर करने होते हैं। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्लियर कर लेंगे तभी हमें समझ में आया, अच्छा रिटन जो हमारी स्पीच है उसमें कोई मसला तो नहीं है, या वर्बल स्पीच है उसमें कोई मसला तो नहीं है। तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच सही से कवर किया। इसीलिए आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, तो चले हम शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? डेफिनेशन हमारे पास, इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच are categories that are used to describe the function of words in the English language. Each word in a sentence serves a specific role such as naming, describing or showing action. ये आपको समझ में आ गया? देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? ये पार्ट्स हैं जो कि आपको ये पार्ट्स सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जो कि यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ वर्ड्स, जो कि वर्ड्स के फंक्शन उनको डिस्क्राइब करती हैं। उसके बाद क्या है कि सेंटेंस में उनका क्या यूज होता है, स्पेसिफिक रोल क्या होता है, और फिर नेम किसको करना है या डिस्क्राइब किसको करना है या कोई एक्शन करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक हो गया जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टोटल टाइप्स हमारे पास, हमने ये अक्सर पढ़े होते हैं। हमारे पास टोटल 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, इसमें अगर कोई ज्यादा आपको पढ़ाता है तो वो गलत होगा, क्योंकि जो प्राइमरीली जो पार्ट्स होते हैं वो 8 ही है। ठीक है जी, नंबर 1 है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये हमारे पास हो गए टोटल 8 हमारे पास टाइप्स। ठीक है जी, अब इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस वीडियो में सबको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उनके छोटे छोटे जो एग्जांपल्स होते हैं या उनके जो सब पार्ट्स होते हैं उनको भी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि जो भी ईच एंड एवरी जो पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, टोटल 8 पार्ट्स है, उन पे हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे ताकि आप
उनकी जो उनके सब पार्ट्स भी सही से क्लियर हो जाए और उनकी टोटल आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि जब भी आपके सवाल आते हैं इन सेक्शंस में अगर आपके सवाल आते हैं तो आप उनको सही से समझ जाएं। ठीक है जी। सब पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सब पार्ट्स और टाइप्स ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक हो गया जी। हमारे पास नंबर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नंबर 1 है नाउन्स। तो नाउन्स के क्या है सब पार्ट्स या टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या है? एक है कॉमन नाउन्स, ये आपने अक्सर सुना होता है। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? जनरल नेम्स होते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कैट, सिटी, बुक, ऐसे होते हैं ये जनरली जो हम कॉमनली हम किसी को नाम देते हैं या कॉमन नाम्स होते हैं उनको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। ठीक है जी। नाउन क्या है, आपको थोड़ी डेफिनेशन नाउन की मैं बता दूं। नाउन क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, किसी को हम नाम देते हैं वो नाउन ही हो गया। ठीक है। अगर किसी का खास नाम है, जैसे कुत्ता, कुत्ता एक नाउन है। ठीक है। लेकिन कुत्ता हम जब कहते हैं, बहुत सारे कुत्ते होते हैं, वो कुत्ता एक कॉमन नाउन है। अगर किसी कुत्ते का नाम है मोती, ठीक हो गया जी, तो मोती हो गया प्रॉपर नाउन। ये आपको सही समझ में आ रहा है? क्योंकि मोती खास उस कुत्ते का नाम है, सारे कुत्ते हैं लेकिन उस खास कुत्ते का नाम मोती है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने कॉमन नाउन कर लिया। और नंबर 2 पे प्रॉपर नाउन्स, जैसे मैंने मिसाल दिया कि जो किसी का स्पेसिफिक नाम होता है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे टॉम हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, टाइटेनिक हो गया, तो इसी से प्रॉपर नाउन हो गया। अब फिर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? ये आइडियाज वगैरह होते हैं या क्वालिटीज होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। नेम्स एन आइडिया और क्वालिटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन उनको नेम करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास लव, फ्रीडम, इंटेलिजेंस। देखे लव, फ्रीडम, इंटेलिजेंस, कभी आपने इन चीजों को देखा है? कभी ऑनेस्टी हो गया, सिंसियरिटी हो गया, कभी आपने इन चीजों को देखा है? नहीं देखा है। ये हो गए एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन उनके नाम तो है। वो अगर आपकी क्वालिटीज हैं तो उनके भी नाम है, अगर वो आइडियाज है उनके भी नाम है, तो वो हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक हो गया जी। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है कॉन्क्रीट नाउन। देखिए अब मैं इनको इतना डिटेल में नहीं करता हूं, कवर करता हूं ताकि आप जस्ट इनको अभी लिस्ट डाउन कर दें और हम जब इन पे सेपरेट वीडियो लाएंगे उसमें हम अच्छी तरीके से इनको इन डेप्थ में समझेंगे और डिटेल पूरी देंगे ताकि आपके दिमाग में उस वक्त सही से बैठ जाए। ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया हमारे पास। अब हो गया कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? नेम्स समथिंग परसेप्टिबल बाय द सेंसेस। ये हम सेंसेस से हम जिसको हम क्या परसीव करते हैं उनके नाम से, जैसे एप्पल हो गया, डॉग हो गया, कार हो गया। ये हमारे मिसाल है। देखें ये एक्चुअल उनकी है नहीं नाम, लेकिन हमने परसीव किया हुआ है। ये कॉन्क्रीट नाउन है, थोड़ा आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है। ठीक हो गया जी। नंबर 5 पे जाते हैं काउंटेबल नाउन्स। वो होते हैं कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे चेयर्स हो गया, कार्स हो गया, एप्पल्स हो गया। ठीक है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, सीधी बात है। जैसे वाटर हो गया, राइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया और बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पे। ठीक है। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन्स। नेम्स अ ग्रुप, ये ग्रुप होते हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे टीम हो गया, फ्लॉक हो गया, बंच हो गया। ये हमारे टोटल नाउन्स के 7 सब पार्ट्स हमारे पास आ गए और हमने इनको सही से देख लिया। और ऑब्वियसली आपको पता है कि हम जब नाउन का स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे, स्पेसिफिक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें हम ईच एंड एवरीथिंग हम सही से कवर करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ओके। तो नंबर 2 पे जाते हैं प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस के सब पार्ट्स क्या हैं? आपको पता है प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। नाउन अगर नाउन हम नहीं इस्तेमाल करते तो भी उस चीज को किस तरह डिफाइन करेंगे? बाय यूजिंग अ प्रोनाउन। ठीक हो गया जी। तो प्रोनाउंस क्या है, उनके सब पार्ट्स क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस, आपको पता है पर्सनल प्रोनाउंस खुद को देखने के लिए पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। ठीक है। और इसके बाद पजेसिव प्रोनाउंस हो गए, जो कि जैसे माइन हो गया, यूएस हो गया, ये पोजीशन शो करते हैं कि मेरा, तेरा, तो इसी हिसाब से ये पोजीशन हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गए जो कि आपको रिफ्लेक्सिव टोन में आपको रखते हैं। माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, तो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए। उसके बाद इंटरोगेटिव हो गए जो कि आपको क्वेश्चन वगैरह आप करते हैं तो उसी हिसाब से इंटरोगेटिव हो गए, तो हु, होम, हुज, विच, व्हाट, इसी हिसाब से। रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए होम, हु, होम, हुज, विच, दैट। देखें हु, होम यहाँ पे भी इस्तेमाल हो, रिलेटिव में हो रहे हैं, इंटरोगेटिव में, लेकिन आप इन दोनों को कंफ्यूज ऐसे ना करें। आप इनको जब सेंटेंस में इस्तेमाल करें तभी आपको समझ में आएगा कि इंटरोगेटिव का मतलब ये कि अब आप किसी से सवाल करें तो सवाल की सूरत में अगर हु, होम यूज हो रहा है उसका मतलब ये है कि वो इंटरोगेटिव होगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की सूरत में वो इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी के बीच में लिंक बना रहे हैं, तो वो उस वक्त वो जो whom और who या whose, ये which, that, ये वर्ड्स है, ये क्या हो गए? रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए। ठीक हो गया जी। उसके बाद नंबर 7 पे जाते हैं इंडेफिनिटिव प्रोनाउंस। ये क्या है कि someone, anyone, everyone, no one, somebody, anybody, nobody, ये आपको समझ में आएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इनको हम डेफिनेट नहीं है। ठीक है जी।
तो ये इंडेफिनिट हो गया आपके सामने। अब हम आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 पे जाते हैं, वर्ब्स। आपको पता है वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स वो होते हैं जो कि एक्शन, एक सेंटेंस में या हमारी स्पीच में कोई एक्शन दिखाने के लिए जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। हो गया जी, ठीक। नंबर 1 है हमारे पास, सब पार्ट इसका है। नंबर 1 है एक्शन वर्ब्स जो कि डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शंस। एग्जांपल है रन, थिंक। देखिए एक्शन वर्ब वो होते हैं जो खास जो वर्क कर रहे होते हैं एक सेंटेंस में या एक स्पीच में, दोज आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स। और दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जो उन एक्शन वर्ब्स या उन सारी चीजों को लिंक कर रहे होते हैं लेकिन होते वर्ब भी है, तो वो हो गए लिंकिंग वर्ब्स। हमारे पास मिसाल है क्या है कि एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया। ये देखिए ये एक्शन नहीं कर रहे कोई भी, लेकिन ये लिंक कर रहे हैं। ये सारे वर्ब्स हैं लेकिन लिंक कर रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे। ये हो गए लिंकिंग वर्ब्स। अब हो गया हमारे पास नंबर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो वो क्या होता है कि वो इट हेल्प्स द मेन वर्ब। ये देखिए मेन वर्ब को, जो मेन वर्ब कौन सा होता है? एक्शन वर्ब भी होता है। मेन वर्ब हमेशा एक्शन वर्ब भी होता है और एक्शन वर्ब को जो हेल्प करते हैं वो हो गए ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। कनेक्ट करने वाले हो गए लिंकिंग वर्ब्स, लेकिन हेल्प करने वाले हो गए ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब उन्हें कहते हैं। जैसे हमारा हो गया है, हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया। ये आपने सारे टेंसेस में आपने ये सारे वर्ड्स सही देखे होते हैं नॉर्मली। तो नंबर 4 पे जाते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? एक्सप्रेस नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी। जैसे हो गया एग्जांपल हो गया कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। ये पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी को दिखाते हैं, ठीक हो गया जी। ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, आपने ये सारे अक्सर देखे होते हैं, लेकिन आपको शायद ये कंफ्यूजन हो गया, अच्छा ये भी वर्ब है और ये वर्ब किस टाइप का वर्ब है, ये आपके दिमाग में पहले नहीं होगा शायद, तो आपका ये भी अभी थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। हम नंबर 4 पे जाते हैं एडजेक्टिव्स। देखें एडजेक्टिव्स क्या है? एडजेक्टिव वो होते हैं जो एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन आपको पता है कोई नाम वगैरह होता है, कोई हो गया, कोई पर्सन हो गया या कोई जगह हो गया, तो कोई एक प्लेस हो गई, तो उसी हिसाब से उसको जो मॉडिफाई करते हैं तो वो हो गए एडजेक्टिव। मॉडिफाई का मतलब है उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हो गए मॉडिफायर्स, ठीक है। तो हमारे पास सब पार्ट्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव उसका मतलब है डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे किसको? क्वालिटी और क्वांटिटी को। एग्जांपल लार्ज, ब्लू, 5, ये सारे हमारे पास क्वालिटी और क्वांटिटी हो गए, तो उनको डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव होते हैं, सॉरी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो कि इंडिकेट करते हैं हाउ मच और हाउ मेनी। ये आपके नंबर शो कर रहे होते हैं कितना है, तो सम, मेनी, फ्यू, तो इसी हिसाब से ये क्वांटिटेटिव हो गए। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करें? डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ऑब्वियसली, और क्या करें? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है पॉइंट आउट करना, स्पेसिफिक थिंग्स को पॉइंट आउट करना, तो ऑब्वियसली पॉइंट आउट करते हैं थिंग्स को, दिस, दैट, दिस, दोस, ये हो गए। उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव क्या होते हैं? वो के इंडिकेट करते हैं क्या? ओनरशिप दिखाते हैं। पॉजिटिव का मतलब है ओनरशिप दिखाना, ठीक है। तो वो इंडिकेट करते हैं ओनरशिप को, माय, यूर, हिज, हर, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद इंटरोगेटिव जो कि क्वेश्चन दिखाते हैं, यूज्ड इन क्वेश्चंस, व्हिच, व्हाट, हुज, ये सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। उसके बाद हो गए कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, कंपेयर टू थिंग्स, जो कि टू थिंग्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हो गए सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो कि कंपेयर करते हैं मोर देन टू थिंग्स, मोर देन टू थिंग्स को जो कंपेयर करते हैं, दोज आर कॉल्ड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, ओके जी। तो हम नंबर 5 पे जाते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो कि मॉडिफाई करते हैं वर्ब को। जैसे एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं नाउन को, तो एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, ठीक हो गया जी। तो एडवर्ब्स क्या है? उसके सब पार्ट्स क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये आपका मैनर भी दिखाते हैं, हाउ समथिंग हैपेंस क्विकली और सॉफ्टली, ये आपका मैनर दिखा रहे हैं। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वेयर समथिंग हैपेंस, कहां पे कुछ हो रहा है, उसके लिए जो हमारे पास एडवर्ब्स है हेयर, देयर, ऐसे, ये हमारे एग्जांपल है। उसके बाद हो गया एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम दिखाने के लिए एडवर्ब्स यूज होता है, नाउ, यस्टरडे। इसी तरह एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपने भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए भी हमें एडवर्ब्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया जी। तो जैसे हमारा मिसाल है ऑलवेज, नेवर, ये हो गए फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एडवर्ब्स और डिग्री, डिग्री भी दिखाने के लिए एडवर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, वेरी, टू, ये हो गए एडवर्ब्स। अब हम नंबर 6 पे जाते हैं प्रीपोजिशंस। आपको पता है प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ये कि सेंटेंस में आपको टाइम भी दिखाते हैं, लोकेशन भी दिखाते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, तो इसी हिसाब से ये प्रीपोजिशन एक थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग गेम है। इसके बारे में भी हम अपडेट, ऑब्वियसली अपडेटेड मतलब एक होलिस्टिक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपकी ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है जी। लेकिन अभी हम कवर करते हैं कि इसके सब पार्ट्स क्या है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है
जो कि टाइम को दिखाता है, इंडिकेट करता है टाइम को। उसके बाद प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस होता है जो कि इंडिकेट करता है लोकेशन को। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है जो कि इंडिकेट करता है डायरेक्शन को। तो टाइम का एग्जांपल है हमारे पास एट, ऑन, इन, और लोकेशन का हमारे पास एग्जांपल है एट, इन, ऑन। इसी हिसाब से डायरेक्शन का हमारे पास एग्जांपल है टू, टूवर्ड्स, थ्रू। ये हमारे हो गए तीन प्रीपोजिशन के हमारे पास सब पार्ट्स हो गए। अब चौथे पे जाते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट्स। चलें जी, प्रीपोजिशन एजेंट्स क्या होते हैं? इंडिकेट हु परफॉर्म एन एक्शन। ये भी हमने अक्सर देखा होता है प्रीपोजिशन में, अक्सर ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अक्सर ही देखे होते हैं। नॉर्मली हमने ये बचपन से हमने पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। ओके जी, तो प्रीपोजिशन एजेंट्स क्या है? जैसे दिस बुक वाज ऑथर्ड बाय फला, उसका नाम है, ठीक हो जाए, तो इसी साल बाय हमने यूज कर लिया। उसके बाद विथ हो गया, तो विथ हमने यूज कर लिया। ये क्या हो गया? प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट्स हो गए। ये एजेंट्स थे जिन्होंने ये काम किया, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5 पे जाते हैं प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट करते हैं व्हाट वाज यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन। क्या इस्तेमाल किया गया टू परफॉर्म एन एक्शन? तो यहां पे हो गया विथ और बाय, ये दोनों वर्ड्स यहां पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत सारे इसके वर्ड्स होते हैं, ठीक हो गया जी। ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे जाते हैं कंजक्शंस। देखिए कंजक्शन क्या होते हैं? जो कि सेंटेंस में या वर्ड्स को जो कनेक्ट करते हैं या लिंक करते हैं। हम लिंक तो कह सकते हैं, लेकिन कनेक्ट एक अच्छा वर्ड है, कनेक्ट करते हैं, तो वो हो गए कंजक्शंस, ठीक हो गया जी। हमारे पास सब पार्ट्स हैं इसके, टोटल 3 सब पार्ट्स हैं। नंबर 1 है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो कि कनेक्ट वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं और क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। देखिए ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, उनको कनेक्ट करते हैं। जैसे उनको कनेक्ट करते हैं, जैसे हो गया हमारे पास एग्जांपल है ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जांपल क्या है? एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, फॉर हो गया, येट हो गया और सो हो गया। इनको हम दूसरी जबान में एक इनका एक्रोनिम है फैन बॉयज हो गया, जो जिसमें ये सारे कंजक्शन आ गए। टोटल 7 होते हैं कंजक्शन जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, तो वो फैन बॉयज में आ गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ गया नंबर 2 सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, जो कि कनेक्ट करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। एग्जांपल है हमारे पास बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस। ये सारे बाकी जो कंजक्शन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, अपार्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक हो गया जी। नंबर 3 पे जाते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। ये वो वाले होते हैं जो कि वर्क इन पेयर्स में आते हैं टू जॉइन वर्ड्स और फ्रेजेस। एग्जांपल हमारे ईदर और, ये आपको पता है पेयर में आता है, नीदर नॉर ये भी पेयर में आता है, बोथ एंड लगता है, ठीक है। तो ये सारे पेयर्स में आते हैं, तो इसी हिसाब से ये पेयर वाले जो होते हैं इनको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजक्शन। टोटल 3 हमारे पास सब पार्ट्स हैं और तीनों हमने कवर कर लिए, ठीक हो गया जी। हम अब जाते हैं नंबर 8 पे, इंटरजेक्शंस। तो इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शंस आपको पता है कि ये हमारे मूड को या हमारे फीलिंग्स को उसी हिसाब से दिखाते हैं। तो इनके सब पार्ट्स क्या है? प्राइमरी इंटरजेक्शन कौन से होते हैं? स्टैंड अलोन वर्ड्स होते हैं, एक्सप्रेशन होता है, ये हमारे ओवरऑल एक्सप्रेशन होता है, तो एक्सप्रेसिंग इमोशन, जो हमारे इमोशन भी दिखाते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी इंटरजेक्शन हो गए। एग्जांपल हमारे पास वाओ, आउच, हे, तो ये हो गए हमारे पास प्राइमरी इंटरजेक्शंस, जो कि जो एक ऐसा पार्ट है इंटरजेक्शंस का। नंबर 2 पे जाते हैं, सेकेंडरी इंटरजेक्शन कौन से होते हैं? वर्ड्स और फ्रेजेस बोरोड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड एज इंटरजेक्शन। वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दूसरे जो हमारे क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनसे हमने बोरो किए होते हैं। बोरो का मतलब है हमने उधार लिए होते हैं, ठीक है। एग्जांपल है ओ डियर, गुडनेस, ब्लेस यू, ये हमने वर्ड्स वहां से लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी इंटरजेक्शन की सूरत में हम इन्हें इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं और आपको पता है हम एंड स्लाइड पे पहुंच गए और प्रेप स्पॉट आपको पता है हम कहाँ का अवेलेबल है। एंड स्लाइड है, एस योर यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट विद अस, मास्टर योर सिलेबस एंड सिक्योर योर फ्यूचर। फॉलो अस ऑन आवर फेसबुक पेज प्रेप स्पॉट, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस। तो आपको क्या करना है कि हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, ठीक हो गया जी। और प्लस में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप इसको शेयर कर दें किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ, तो आपके लिए फ्री है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए इसकी बहुत ही अहमियत है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी तरफ से एक सपोर्ट होगी हमारे लिए, ठीक हो गया जी। हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारे पास टोटल 2 क्विज हैं। क्विज नंबर 1 है, विच पार्ट ऑफ स्पीच कैन ऑल्सो फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज इन द सेंटेंस। देखिए आपको दिखाना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की सूरत में, तीनों की सूरत में काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द यूज
इन दी सेंटेंस, उसका जो यूज है सेंटेंस में उसके हिसाब से वो तीनों के क्या कहते हैं कैटेगरीज में लाई कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेरंड, ऑप्शन बी है इन्फिनेटिव, ऑप्शन सी है पार्टिसिपल, ऑप्शन डी है कंजक्शन। तो आपको इसको रिसर्च करें या कुछ भी करें, आप इसको सही से आंसर करें। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंजक्शन, यहां पे आपको टाइप ऑफ कंजक्शन यहां पे दिखाना है इस सेंटेंस में। तो ऑप्शन ए हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ऑप्शन बी सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ऑप्शन सी है कोरिलेटिव कंजक्शन एंड ऑप्शन डी है कंजक्टिव एडवर्ब। तो आप इसकी भी एक रिसर्च कर लें, या आपको अगर पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चलें जी, आप ऐसा करें, ये सारे जो भी आंसर है इसके आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हाथ दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को समझ में आ जाए कि ये आंसर सही है। और आप ऐसा करें कि आप सही से तैयारी करें, प्लस में आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और लाइफ को एंजॉय करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक हो गया, थैंक यू।